हाँ जी, ठीक है, थैंक यू बच्चे। हाँ जी, अब देखो जो आपका नेक्स्ट है वो है यूनिट 4th है, वो आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपके पीछे वाले जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे तो उनमें से अपना जो कंप्लीट है वो हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 में से 5 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। बस ये आप ये ला लो कि ये आपका बोनस लेक्चर है, ये वाला जो वीक है। इसके अंदर ज़्यादातर सिंपल थ्योरी है, कोई एक्सप्रेशन वगैरह इतना है नहीं। तो जिस बच्चे को ये बेटर लगे या ईजी लगे तो ये थ्योरी है, जस्ट थ्योरी कर लेना। ठीक है, कुछ इसमें से ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, 3-4 जो मेन क्वेश्चन आते हैं बस वही करेंगे। ठीक है, अब जो आप आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नैनो, जो आपका यूनिट 4th है ना वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसमें बच्चे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नैनो टेक्नोलॉजी तो बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द नेम नैनो। ठीक है, अब नैनो का मतलब क्या होता है, ये वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू स्मॉल स्केल, that is related to small scale, that is not corresponding to macroscopic word, that is corresponding to microscopic। ठीक है ना, छोटे स्केल की बात हो रही है। नैनो का मतलब है छोटा स्केल। जैसे वहां पे नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर, इसको हम नैनोमीटर बोलते हैं ना। तो इस स्केल की बात हो रही है, नैनोमीटर में सारी बात हो रही है। ठीक है, तो अब जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना वो अपने पास क्या है, जिसके अंदर हम नैनो स्केल के ऊपर किसी मटेरियल की स्टडी करते हैं, उसकी एटॉमिक लेवल के ऊपर आप कह लो। ठीक है, उसके एटॉमिक लेवल के ऊपर या उसके मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर आप उसकी स्टडी करते हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर उसकी स्टडी करते हो, उसका बिहेवियर देखते हो। उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को नैनो टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, उसके एटम्स की, उसके मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो स्टडी है, उसको बोलते हैं दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। अब बच्चे नैनो टेक्नोलॉजी आप अलग वे से भी बोल सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, है क्या चीज नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर देखो बच्चे, इसके अंदर जो आपके पास नैनो टेक्नोलॉजी है ना बच्चे, उसको आप ये भी कह सकते हो कि जो आपकी नैनो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, दैट इज मैनुपुलेटिंग ऑफ मटीरियल्स। ठीक है, आप इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हो, दैट इज द मैनुपुलेटिंग ऑफ, दैट इज मैनुपुलेटिंग ऑफ मैटर। आपने मैटर जो है, ठीक है, कोई सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी है जिसके अंदर एटम मॉलिक्यूल्स ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, सभी के अंदर करते हैं ना। तो मैनुपुलेटिंग ऑफ मैटर, ठीक है ना, आप मैटर्स को मैनुपुलेट कर रहे हो। ठीक है ना, मैनुपुलेट कर रहे हो। उसको मैनुपुलेट का मतलब आप उसकी साइज में चेंज कर रहे हो, आप उसकी शेप में चेंज कर रहे हो, आप उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज कर रहे हो। तो वो जो आपकी टेक्नोलॉजी है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। उस, ठीक है ना, साइंस की उस ब्रांच को बोला जाता है दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपका मैटर था, ये जो आपका मैटर था, इस मैटर का हम साइज, ये तो आपका बल्क में था, जो मैटर होता है वो आपका बल्क में था। बल्क का मतलब थोड़ा सा साइज हाई होगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब के अंदर होगा। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने करना है बच्चे ब्रेक। इसको आपने छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक करना है, और उसका साइज क्या होगा, वो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के अंदर आपने उसका क्या कर देना है, साइज कर देना। तब वो किस स्केल के अंदर चला जाएगा, तब वो बच्चे वो मटेरियल, वही मैटर आपका किस स्केल के अंदर चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा इन नैनो स्केल। वहां पे हम किसकी बात करेंगे, नैनो स्केल की बात करेंगे। क्लियर है बच्चे, तो वो आपके पास क्या है, दैट इज योर नैनो स्केल। तो ये आपके पास क्या है, वो फिजिक्स की ब्रांच, यहाँ पे हम ये स्टडी करते हैं कि मैटर के अंदर जो एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, जब मैटर की ही हम स्टडी करते हैं ऑन द नैनो स्केल। ठीक है, छोटे स्केल के ऊपर। ठीक है ना, बल्क मटेरियल की आप स्टडी नहीं करते, आप उसके स्मॉल क्लस्टर बनाते हो, छोटे छोटे स्केल के ऊपर उसकी स्टडी करते हो। तो वो आपके पास नैनो टेक्नोलॉजी है। अदर वे में आप कह सकते हो कि आप उस मैटर को मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है ना, मैनिपुलेट कैसे, कि उसका साइज चेंज कर दिया, उसकी शेप चेंज कर दी। अब साइज शेप चेंज होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, दैट इज द मैनिपुलेशन। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये जो मैटर के अंदर मैनिपुलेशन आप करते हो उसके कारण होगा क्या। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका जो क्वेश्चन था, पहले वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है क्या। ये मेरे पास बच्चे बुक है नहीं मेरे पास, तो मैं आपको जो ये मेरे पास गेस्ट पेपर वगैरह पढ़ा था उसमें से ये 4th यूनिट करवा रहा हूँ। बाकी जो आप करवाए हैं वो बुक्स में से ही हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो आपकी बीएससी वाली बुक्स नहीं थी, वो एमएससी वगैरह की बुक्स थी, वहां से मैंने करवाए हैं। तो ये यूनिट 4 है, ये एमएससी वगैरह के अंदर भी नहीं आती नैनो टेक्नोलॉजी।
तो ये मेरे पास कोई बुक है नहीं, इसलिए आपको गैस पेपर वगैरह से करवा रहा हूँ, लेकिन अच्छा दे रखा है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कम है इसके अंदर, अच्छा दे रखा है, इसमें से कर लेना, ठीक है। बाकी आपकी बुक वगैरह के अंदर दे रखा है तो उसमें से भी देख लेना। अच्छा, अब देखो जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द साइज डिपेंडेंस ऑफ पार्टिकल इन डिटेल। आपने ना उन पार्टिकल्स का ये बताना है कि वो साइज के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज कैसे डिपेंड कर रही हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, या पहले तो साइज के ऊपर डिस्कशन करना है, पहले तो साइज के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे साइज का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साइज। अब देखो बच्चे, जो साइज है ना, यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो जो प्रॉपर्टीज है ना आपके पास, कोई भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, किसी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बच्चे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। वो आपके किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, साइज के ऊपर। अब आपके पास क्या था, आपके पास जो मटेरियल था बच्चे वो था बल्क मटेरियल, ठीक है। आपके पास बल्क मटेरियल था, मतलब साइज उसका ज्यादा था या बल्क मैटर था। आपने उसको क्या कर दिया, उसका साइज रिड्यूस कर दिया, आपने कर दिया साइज रिड्यूस। आपने साइज रिड्यूस करके किस स्केल के कर दिया, ये आपने स्केल कर दिया 1 से लेकर 100 नैनोमीटर, इस स्केल पे आपने उसका साइज डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो बच्चे जो साइज डिक्रीज करते हैं हम, वो आपका डिमेंशंस के विद रिस्पेक्ट टू होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं ये क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई क्यूब है, ठीक है, ये आपकी क्यूब है। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इसमें 3 डिमेंशन होगी ना, एक्स वाई एंड जेड। आपने क्या किया, इसके आप पहले तो ये काम कर सकते हो कि आप ओनली एक्स डिमेंशन रिड्यूस कर सकते हो, आप ओनली वाई रिड्यूस कर सकते हो, आप ओनली जेड रिड्यूस कर सकते हो, या आप तीनों को रिड्यूस कर सकते हो। आपने क्या किया, आपने रिड्यूस किया इस क्यूब को, रिड्यूस्ड इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। इन एक्सिस के ऊपर इनको क्या कर दिया, आपने रिड्यूस कर दिया। तो रिड्यूस होने के बाद में ये एक डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी, बस ये सिंपल एक डॉट स्ट्रक्चर होगी। उस डॉट स्ट्रक्चर को बच्चे क्या बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की टर्म में उसको क्वांटम डॉट बोलते हैं। क्वांटम की टर्म में दैट इज योर, छोटे स्केल पे चला गया ना, नैनो स्केल पे चला गया, बिल्कुल छोटा स्केल है, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज योर क्वांटम, दैट इज योर क्वांटम डॉट। इसको बोला जाता है क्वांटम डॉट। जब आप उस मटेरियल को, उस स्ट्रक्चर को हर डिमेंशन में आप क्या कर देते हो, 3 डिमेंशंस के अंदर रिड्यूस कर देते हो, हर स्केल पे उसको नैनोमीटर में कर दिया, तो वो आपका क्या बन जाएगा बच्चे, दैट इज क्वांटम डॉट। अब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब वो कैसे डिपेंड करती हैं वो हम 1 बाय 1 यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह से वो साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है बच्चे। अब जो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है वो देखो, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास, दैट इज योर सरफेस एनर्जी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, दैट इज सरफेस एनर्जी। अब देखो जो सरफेस एनर्जी है ये कैसे डिपेंड कर रही है साइज के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है कि जो बल्क मटेरियल होगा, जैसे अगर मेरे पास कोई बल्क मटेरियल है, ठीक है, अब अगर मेरे पास बल्क मटेरियल है बच्चे, तो इस केस में क्या होगा, बल्क मटेरियल के केस में जो आपके पास रेशियो होगा ना, दैट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एटम एंड इनर एटम, इसको देखना है आपने, ठीक है। अब जो बल्क मटेरियल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो मान के चलो ये आपका कोई बिगर मटेरियल है, ठीक है, अब इसमें एटम्स होंगे। अब इसमें जो एटम सरफेस के ऊपर है ना, वो एटम लेस होंगे एज कंपेयर टू इनर एटम्स, ठीक है ना। बल्क मटेरियल में क्या होता है, जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑन सरफेस, जो सरफेस के ऊपर हैं वो आपके लेस होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एटम्स इन इनर ऑफ दैट मैटर, ठीक है ना। इनर, उसके अंदर जो आपके पास एटम्स हैं उस मैटर के, उस मटेरियल के, वो ज्यादा होते हैं और एटम जो सरफेस पे हैं वो कम होते हैं। अब बच्चे आपने क्या किया, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। अब आपने बच्चे क्या किया, आपने इसको क्या कर दिया, आपने सेकंड पॉइंट के अंदर आपने उस बल्क मटेरियल को, जो आपका बल्क मटेरियल था, उस बल्क मटेरियल को आपने बच्चे क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। उस बल्क मटेरियल को आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस किस स्केल पे कर दिया, नैनोमीटर स्केल के ऊपर रिड्यूस कर दिया। अब वो जैसे ही बच्चे रिड्यूस होगा ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो आपके ये नंबर ऑफ एटम्स है ना बच्चे, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स जो हैं आपके,
कहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम ऑन सरफेस, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे ग्रेटर देन जो आपके इनर जो उस मैटर के अंदर एटम्स हैं उससे थोड़ा सा, दैट इज नॉट कि इससे ज्यादा हो जाएंगे, ये जो आपका पीछे वाला केस था इससे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना, इस इनर से ज्यादा नहीं होंगे, सॉरी इसके अंदर ये इनर मत करना, इससे ज्यादा नहीं होंगे, बट पहले वाला जो केस था उससे ये क्या हो जाएंगे, हायर नंबर में हो जाएंगे। तो अब ये जो चीज इंक्रीज हुई है, इसके इंक्रीज होने के कारण बच्चे क्या होगा, ये जो आपके पास सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना, दैट इज जो इंक्रीज हुआ है, क्या इंक्रीज हुआ है, दैट इज सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, ठीक है बच्चे। अब ये दोनों पॉइंट किसी को अगर क्लियर नहीं है तो बताओ, हैंड रेज करो। हाँ जी बच्चे देखो इसके अंदर ये क्लियर है, ठीक है, बल्क मटेरियल है, ठीक है। अब उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन सरफेस जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे एज कंपेयर टू बल्क मटेरियल। ऐसा नहीं होगा कि इनर से ज्यादा हो जाएंगे, बस जो बल्क मटेरियल वाला केस था उससे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनर से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो सरफेस एरिया है बच्चे वो क्या हो गया, सरफेस एरिया बच्चे आपका हो गया इंक्रीजेज, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो बच्चे सरफेस एनर्जी भी तो इंक्रीज होगी ना, तो यहाँ पे उस मटेरियल की आपके पास सरफेस एनर्जी है वो भी मेरे पास क्या होगी, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब ये आपको 3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए, जो ये 3 मैंने डॉट्स लगा के रिप्रेजेंट किए हैं, 2 तो पिंक कलर के डॉट हैं और एक आपका ब्लू कलर वाला डॉट है। जब वो बल्क मटेरियल था तब जो आपके पास नंबर ऑफ एटम सरफेस के ऊपर थे वो कम थे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इनर एटम, तो वहां पे सरफेस एरिया जो था एटम्स का वो कम था। अब आपने बल्क मटेरियल को रिड्यूस कर दिया नैनो स्केल के ऊपर, तब जो आपके नंबर ऑफ एटम्स सरफेस पे है ना वो प्रीवियस वाले केस से ज्यादा हो जाएंगे। अब ज्यादा हो जाएंगे तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया एटम्स का, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो उसकी सरफेस एनर्जी भी बच्चे क्या हो गई, इंक्रीज होगी। ये चीज क्लियर है बच्चे। अच्छा, अब सरफेस एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, उस मटेरियल का क्या होगा, अब हमें वो देखना है, ठीक है। अब बच्चे अगर सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी ना तो वो जो आपका मटेरियल है वो बच्चे हो जाएगा दैट इज अनस्टेबल, वो जो आपका मटेरियल है वो हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ही आपकी सरफेस एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो वो आपका जो नैनो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट जो आएगा दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, आपके पास जो वो नैनो मटेरियल बना है, ठीक है, नैनो मटेरियल जो आपका बना है उसका क्या हो जाएगा, उस नैनो मटेरियल वो हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है ना। तो नैनो मटेरियल मेरे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल मटेरियल को देखो अब होल्ड करके रखना है हमें, उसको नैनो स्केल पे ही बना के रखना है। तो ये जैसे ही आप उस मटेरियल को ब्रेक करोगे उसकी सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाता है, वो नैनो स्केल पे नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो अनस्टेबल हो जाता है, तो उसको हमें स्टेबल करना पड़ता है। तो ये नैनो ऑब्जेक्ट या नैनो मटेरियल बनाने में ये डिफिकल्टी है कि उसकी सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो हमें उसकी सरफेस एनर्जी बच्चे क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। तो उसको रिड्यूस करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं, वो मैं आगे नोट्स में से शो कर रहा हूँ कौन कौन से मेथड हैं, उसको डिटेल में नहीं करना हमने, जस्ट आपको मेथड्स पता होने चाहिए कौन कौन से मेथड्स हैं। बच्चे क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो, यहाँ पे क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा, अब देखो उसके अंदर कौन कौन से हमारे पास वेज हैं आप जिससे सरफेस एनर्जी को कम कर सकती हो। अब वो देखो आपके पास जो नंबर ऑफ वेज हैं यहाँ पे दे रखे हैं, दैट इज हाँ ये रे, ये 3 वेज हैं आपके पास, दीज आर, फर्स्ट वन है आपके पास सरफेस रिलैक्सेशन, सेकंड वन है सरफेस रिस्ट्रक्चरिंग और लास्ट वाला है सरफेस अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसको डिटेल में तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं इनका मीनिंग क्या है, इन टर्म्स का सिंपल सा मीनिंग है क्या, ठीक है। अब ना बच्चे जो फर्स्ट है आपके पास सरफेस रिलैक्सेशन, ये क्या है, ये जो सरफेस रिलैक्सेशन है ना ये है बच्चे आपके पास दैट इज द शिफ्ट। हमने इसके अंदर क्या करते हैं, हम ना जो लेटिस होती है, लेटिस प्लेन होता है ना उसको कंप्लीट शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज द शिफ्ट ऑफ लेटिस प्लेन, शिफ्ट ऑफ लेटिस प्लेन। जो आपका सरफेस के ऊपर लेटिस प्लेन था ना
उस कंप्लीट को ही हम शिफ्ट कर देते हैं, आगे पीछे करके शिफ्ट कर देते हैं, जिससे सरफेस की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, हमें बस वो कम करनी है। अच्छा, सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड जो है दैट इज अ सरफेस रिकंस्ट्रक्टिंग, या इसको रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग या रिकंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके एटम है ना सरफेस के ऊपर, हम उसको डिफरेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर होगा एटम्स एट द सरफेस, एटम्स एट द सरफेस इन नैनो मटेरियल के अंदर, नैनो मटेरियल के अंदर, इन नैनो मटेरियल आर कंसीडर्ड टू बी different from the बल्क मटेरियल। जो आपका बल्क था उससे हम अलग कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट आपको ये तीन टर्म्स के बारे में पता हो, मे बी 2 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जस्ट वैसे ही है। तो सरफेस रिलैक्सेशन है कि आप एक लैटिस प्लेन को ही शिफ्ट कर दोगे, आपने प्लेन ही शिफ्ट कर दिया। और सरफेस रिस्ट्रक्चरिंग जो है या सरफेस रिकंस्ट्रक्शन जो है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपने बल्क मटेरियल को छोटे स्केल पे किया, तो जिसके कारण जो आपके पास एटम आए हैं उनको हम कंसीडर करते हैं कि ये दूसरे एटम से अलग है, ठीक है ना, अलग वे से उसको कंसीडर करते हैं। तो उससे भी आपके सरफेस एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर आ गया सरफेस अब्जॉर्प्शन। अब ये जो आपका थर्ड है सरफेस अब्जॉर्प्शन, अब ये देखो, अब ये सरफेस अब्जॉर्प्शन है, इसके अंदर क्या होगा, ये आपके पास क्या है, अब इसके अंदर जो एटम्स है ना क्रॉसिंग द सरफेस, हम अब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम अब्जॉर्व करवा देते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जो आपके पास एटम्स थे ना सरफेस के ऊपर, एटम्स एट सरफेस, वो आपके पास सरफेस के ऊपर एटम थे, ठीक है, सरफेस के ऊपर एटम थे। तो सरफेस के ऊपर जो एटम्स थे उनको हमने कहाँ पे फोर्स किया है, उनको वॉल्यूम के अंदर सेंड कर दिया। अब अगर वो उस मटेरियल के वॉल्यूम में चले जाएंगे तो बच्चे सरफेस एनर्जी अपने आप कम होगी ना, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, एंड ऑल्सो आपके पास सरफेस एनर्जी है वो भी क्या होगी मेरे पास, दैट इज ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर है बच्चे, किसी को क्लियर नहीं है तो हैंड रेज करो। हाँ जी बच्चे, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है या क्लियर है? ठीक है ना, हो जाएगा। अच्छा, अब जो सेकंड पॉइंट है वो देखो, आपका सेकंड पॉइंट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसके अंदर बहुत थ्योरी लिखी हुई है, जस्ट सिंपल सी चीज है इसके अंदर। है क्या इसके अंदर, इसके अंदर ये है बच्चे कि जो आपका सिंपल मेटल होता है ना, बल्क मटेरियल होता है, जो आपका बल्क मटेरियल है, देखो जो आपका बल्क मटेरियल है, ठीक है, उस केस में जो वैलेंस बैंड होगा, जैसे ये आपका 2 बैंड होते हैं, हमने उस दिन किया था, 2 बैंड्स होते हैं, एक वैलेंस होगा एक कंडक्शन होगा, ठीक है, ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। बल्क मटेरियल में ये जो क्या करते हैं, ये पार्शियली ओवरलैप करते हैं, इन दोनों के अंदर कोई भी इतना एनर्जी गैप जो है, दैट इज एनर्जी गैप जो है, वो एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होता, ठीक है। इन दोनों के केस में जो एनर्जी गैप है बच्चे वो इतना ज्यादा नहीं होगा, अगर आपने मटेरियल कौन सा कंसीडर कर रखा है, बल्क मटेरियल कंसीडर कर रखा है। अगर आपने क्या किया, उस बल्क मटेरियल को आपने ब्रेक किया और उसका आपने छोटा पार्ट बनाया, लेकिन वो इतना स्मॉलर नहीं है, थोड़ा सा स्मॉल है, तो उस केस में बच्चे क्या होगा, उस केस में एनर्जी गैप तो आ जाएगा। ये नीचे लेवल्स हैं, वैलेंस बैंड वाले लेवल नीचे रह जाएंगे और ये कुछ लेवल आपके पास ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये थोड़ा सा लार्ज इसको लार्ज क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास टोटल जो है दैट इज ए लार्ज मेटल क्लस्टर होगा ये, ठीक है, दैट इज लार्ज मेटल क्लस्टर, ठीक है। ये आपका लार्ज मेटल क्लस्टर होगा इसके अंदर। तो ये क्या है, बल्क मटेरियल है बच्चे, ठीक है। तो ये लार्ज मेटल है आपके पास, लार्ज, आपने क्या किया, उस बल्क मटेरियल को आपने ब्रेक किया है छोटे पार्ट के अंदर, लेकिन इतना पार्ट स्मॉल नहीं है, थोड़ा सा लार्ज है। तो इसके अंदर एनर्जी गैप जो है वो क्या आ गया, यहाँ पे एनर्जी गैप आ गया। अच्छा, अब थर्ड केस देखो, थर्ड आपने क्या किया, आपने उसको स्मॉल क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल स्मॉल कर दिया, दैट इज स्मॉल क्लस्टर। अब वो बिल्कुल स्मॉल हो गया, उस केस में क्या हो जाएगा,
अब एनर्जी लेवल्स के अंदर जो ये डिफरेंस है वो बच्चे एनर्जी गैप जो क्या हो जाएगा, ईजी जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट मींस जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी वो आपके पास जो साइज है, साइज के ऊपर उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बल्क मटेरियल है, यहाँ पे वो एज ए कंडक्टर एक्ट कर रहा हो सकता है, यहाँ पे वो थोड़ा सा एनर्जी गैप इंक्रीज हो गया, यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हो गया, अब वो कंडक्टिविटी अलग वे से शो करेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप जो है ये एक साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिपेंडिंग ऑन द साइज, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो ये साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसमें ज्यादा लाइंस मत लिखना, बस 2-3 लाइंस के अंदर इसको सम अप कर देना, ठीक है। अच्छा, फिर आगे थर्ड पॉइंट है रिएक्टिविटी। अब जो बच्चे मैंने अभी करवाया है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, हमने अभी किया है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो आई थी अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो थी, जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर थी वो बच्चे किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन साइज, वो साइज के ऊपर डिपेंड कर रही थी, ठीक है। अब वो साइज किसका था, नैनो मटेरियल का साइज था, ठीक है। तो अब वो जितना ज्यादा साइज चेंज हो जाएगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। अभी हमने किया है कि कहीं पे तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे थे बल्क मटेरियल के अंदर, फिर आपने स्मॉल किया, एनर्जी बैंड गैप थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, उसके बाद में ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो वो रिएक्टिविटी के ऊपर असर कर रहा है ना, कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। वो किसी चीज को इलेक्ट्रॉन पास होंगे नहीं होंगे, क्या करेगा, तो वो रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इट मींस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑल्सो डिपेंड अपॉन साइज, और अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर साइज पर डिपेंड करेगी, इसका मतलब इसके ऊपर रिएक्टिविटी भी क्या करेगी, डिपेंड करेगी, क्लियर है बच्चे। तो रिएक्टिविटी भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना, कि वो कंडक्टर वाली स्ट्रक्चर शो कर रहा है, वो सेमी कंडक्टर शो कर रहा है, या किस टाइप, वो इंसुलेटर की स्ट्रक्चर शो कर रहा है, किस टाइप की शो कर रहा है, उसके ऊपर भी उसकी रिएक्टिविटी बच्चे डिपेंड करेगी, ठीक है बच्चे। अब जो लास्ट बची है, लास्ट वन इंपॉर्टेंट वन है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो देखो, लास्ट वन है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ, अब देखो इसके अंदर क्या है बच्चे, अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से आप फेमिलियर हो, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का यहाँ पे मीनिंग क्या है, यहाँ पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग है कि जो आपके पास नैनो मटेरियल्स हैं वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है ना। तो अगर तो वो आपका बल्क मटेरियल है, अगर आपका मटेरियल कौन सा है, बल्क मटेरियल है, उस केस में ये सारी प्रॉपर्टीज जो है, रिफ्लेक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, एमिशन हो गया, ये सारी कुछ अलग वे से होगी, डिफरेंट, उसका वे डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर आपने उसी को नैनो स्केल के ऊपर कन्वर्ट कर दिया तो उस केस में यही प्रॉपर्टीज जो है, रिफ्लेक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, एमिशन हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, ये सारी हो जाएंगी डिफरेंट, ठीक है बच्चे। तो कैसे होंगी, इसका एक एग्जांपल दे रखा है, 1-2 एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये जो आप प्रॉपर्टीज चेंज करोगे वो साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं, आपने बल्क से नैनो कर दिया तो उनका बिहेवियर जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का वो सारा चेंज हो गया, अब वो अलग वे से रिफ्लेक्शन शो करेगा, अलग वे से ट्रांसमिशन शो करेगा, अलग वे से वो एमिशन शो करेगा, ठीक है। अब इसमें 1-2 एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे बच्चे एग्जांपल दे रखा है, हाँ ये देखो, फॉर एग्जांपल जो आपके पास फेरिकल गोल्ड नैनो मटेरियल है, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, अच्छे ढंग से आपको पता चल जाएगा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सपोज करो ये मेरे पास जो है यहाँ पे ये कोई गोल्ड मटेरियल है, ठीक है, ये आपका गोल्ड मटेरियल है, और इसका जो आपके पास डायमीटर है वो आप सपोज कर लो, ये जो डायमीटर है इसका, ये आपके पास 25 नैनोमीटर है, ठीक है। जब इसका 25 नैनोमीटर है स्टार्टिंग के अंदर, चलो स्टार्टिंग के अंदर इसको 25 ना चूज करो, इसको आप सिंपल रखो कि कोई स्फेरिकल था और इसका जो कलर था, जितना भी साइज था, ये बल्क मटेरियल है, ये कौन सा मटेरियल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका बल्क मटेरियल है, ठीक है। और इस केस में इसका जो कलर था वो आपके पास गोल्ड था, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको क्या कर दिया, साइज में स्मॉल कर दिया, अब आपने इसको साइज में स्मॉल कर दिया, मान के चलो, अब आपने इसको साइज में कर दिया, ये इतना सा स्मॉल कर दिया, बिल्कुल स्मॉल कर दिया। अब जैसे ही वो साइज में स्मॉल हो गया तो ये आपका नैनो स्केल पे चला गया, ये आपका नैनो स्केल है, तो वो ही मटेरियल जो वो कलर गोल्ड शो कर रहा था, अब वो कलर कौन सा शो कर रहा है, अब वो ग्रीन शो कर रहा है। जैसे ही आपने बल्क मटेरियल को स्मॉल कर दिया, पहले वो गोल्ड कलर शो कर रहा था, अब वो कलर कौन सा शो करने लग गया, ग्रीन कलर शो करने लग गया। अच्छा, उसके बाद में क्या किया आपने,
थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया। पहले बिल्कुल, अब ये जो नैनो था वो आपका 25 नैनोमीटर के ऊपर था, ठीक है। बाद में आपने क्या किया, बाद में आपने इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया, आपने इंक्रीज किया और आपने क्या कर दिया, साइज को इंक्रीज करके बच्चे आपने मान के चलो ये थोड़ा सा इतना साइज कर दिया। अब इस केस में क्या हुआ है, तो ये स्टिल नैनो ही है, ये आपका क्या है तो नैनो मटेरियल है ये वाला, दैट इज नैनो मटेरियल है। और इसका जो साइज है वो आपने 100 नैनोमीटर के राउंड कर दिया। अब जैसे ही 100 नैनोमीटर किया तो इसका कलर बच्चे कौन सा होगा, इसका कलर बच्चे हो गया येलो। तो देखो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड कर रही है ना, ये जो कलर है वो भी तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है ना, किस तरह से किसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, किस कलर को वो ऑब्जॉर्व कर रहा है, फिर तो हमें कलर दिखाई देता है। ये तो मेन बेसिक फिनोमिना होता है कलर के अंदर, ठीक है, वो लाइट की प्रॉपर्टी होती है। तो जो पहले आपका बल्क मटेरियल गोल्ड था, जिसका कलर गोल्ड कलर के अंदर दिखाई दे रहा था, वो आपका कलर हो गया नैनो। जैसे आपने छोटा स्केल किया 25 नैनोमीटर, वो कलर हो गया ग्रीन। उसको अगर 100 कर दिया वो कलर हो गया येलो। तो इसका मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आल ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बच्चे वो भी आपके साइज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो ये आपकी 4 मेन प्रॉपर्टीज थी। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी इसी के अंदर आता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द जो ऑप्टिकल आपका साइज है उसके ऊपर मेल्टिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो चलो सिंपल चीज है, वो तो आप वैसे अगर आपकी बुक में दिया होगा तो आप कर लोगे। ये जो डिफिकल्ट थे मेन, ठीक है, वो मैंने करवा दिए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। आज बस हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही करना था कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो स्केल क्या है, ठीक है। उसके बाद में वो साइज के ऊपर नैनो जो टेक्नोलॉजी है कैसे डिपेंड कर रही है, प्रॉपर्टीज कैसे डिपेंड कर रही है, वो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। बच्चे किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, अगर है तो हैंड रेज कर लो। और दूसरा बच्चे टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो। अब आधा घंटा तो होगा क्लास ज्वाइन किए हुए, क्लास लगे और आप अब आ रहे हो, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या है,